बीए द्वितीय वर्ष तर्कशास्त्र के विद्यार्थियों का इस वीडियो लेक्चर में स्वागत। देखिए, हम पिछले कुछ लेक्चर्स से ये चर्चा करते आए हैं कि भाषा के विभिन्न प्रकार के उपयोग किस प्रकार के होते हैं। तर्क शास्त्र में भी भाषा का प्रयोग होता है और जिसको हम तर्क वाक्य या प्रतिज्ञप्ति कहते हैं, वह एक भाषा का कंस्ट्रक्शन होता है। और वही नहीं बल्कि किसी भी प्रकार के वाक्य, पैराग्राफ, जो भी हमारी बातचीत का माध्यम होता है वो भाषा होती है। हमने भाषा के विभिन्न प्रकार के उपयोग देखे और हमने ये देखा था कि हमको अब इस विषय पर चर्चा करनी है कि वह भाषा कौन सी है जो कि तर्कशास्त्र की दृष्टि से ज़्यादा सूटेबल है, ज़्यादा उपयोगी है। तो आइए आज हम भाषा के विभिन्न प्रयोगों में से उस भाषा की तरफ या भाषा के उस प्रकार की तरफ चलें जो कि तर्कशास्त्र की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो हम बात करेंगे लैंग्वेज ऑफ इंटरेस्ट टू लॉजिक। Logicians are chiefly concerned with language used informatively, affirming or denying propositions, formulating or evaluating arguments, and so on. तर्कशास्त्र या तर्कशास्त्री सामान्यतया उस भाषा में रुचि रखते हैं जो कि प्रतिज्ञप्तियों या तर्कवाक्यों को प्रस्तुत करने हेतु उन्हें स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए या फिर तर्कों को भली प्रकार, युक्तियों को भली प्रकार प्रस्तुत करने के काम में आती है। यह भाषा स्वीकारोक्ति या नकार की भाषा होती है, या फिर इसका दूसरा पहलू यह है कि यह तर्क को गढ़ने की, तर्क की प्रस्तुति की भाषा होती है। इन रीजनिंग इट इज दिस इंफॉर्मेटिव फंक्शन ऑफ लैंग्वेज दैट इज द प्रिंसिपल कंसर्न। तर्कणा में यही इंफॉर्मेटिव भाषा, यही सूचनात्मक भाषा मुख्य सरोकार होती है। एक भेद विद्यार्थियों को यहां ठीक से समझ लेना चाहिए, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन यूज एंड फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। भाषा के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमको एक खास फर्क के ऊपर ध्यान देना चाहिए, जो भेद है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, और वह है भाषा का उपयोग और भाषा का प्रकार। उपयोग एक चीज है और प्रकार एक अलग चीज है। द सेवरल यूजेस ऑफ लैंग्वेज लाइक इंफॉर्मेटिव। भाषा के विभिन्न प्रकार के उपयोग जैसे कि सूचनात्मक उपयोग, अभिव्यक्त्यात्मक उपयोग, यह सब किसी ना किसी भाषा के प्रकार में प्रस्तुत होते हैं। भाषा का कोई ना कोई प्रकार इनके साथ में आबद्ध होता है। जब भी हम भाषा चाहे हम किसी इंफॉर्मेशन के लिए करें, किसी सूचना के लिए करें, या किसी अन्य प्रकार की अभिव्यक्ति के लिए करें, वह किसी ना किसी भाषा के प्रकार के माध्यम से ही अभिव्यक्ति होगी। तो भाषा का प्रकार किस प्रकार से क्या संबंध है, इसके ऊपर चर्चा हमें करनी चाहिए। When we are reasoning, our sentences are usually declarative. जब हम तर्कणा कर रहे होते हैं तब सामान्यतया, आमतौर पर हमारे जो वाक्य हैं, हमारी जो हम जो कहते हैं वो घोषणात्मक होता है, डिक्लेरेटिव। हम किसी को जिसको कहना चाहिए कि आमतौर पर, सामान्य तौर पर सामान्य जन को कुछ बता रहे होते हैं। When we are expressing emotion, our sentences are exclamatory. जब हम कोई भावाभिव्यक्ति कर रहे होते हैं, जब हम हमारे किसी इमोशन को, हमारी किसी भावना को अभिव्यक्त कर रहे होते हैं, तब हमारी भाषा का या हमारे वाक्य का प्रकार कैसा होता है? एक्सक्लेमेटरी, विस्मय से परिपूर्ण, जिसको हम टेक्निकली विस्मयादि बोधक कहते हैं। When we are seeking to conduct our sentences are likely to be imperative in nature. जब हम कोई निर्देश देने का प्रयास कर रहे होते हैं, उपक्रम कर रहे होते हैं, when we are seeking to direct,
कंडक्ट आवर सेंटेंसेस आर, हम जब किसी व्यवहार को निर्देशित करने का उपक्रम कर रहे होते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने ये कहा शट दी, ये एक फिलोसफी का क्लासिकल एग्जाम्पल है, शट दी डोर, द्वार बंद कर दीजिए, मैंने एक निर्देश दिया। यहां पर मेरी भाषा जो प्रकार लेती है, जो अभिव्यक्ति लेती है, वह आदेशात्मक होती है। जब मैं किसी को किसी व्यवहार के लिए निर्देशित कर रहा हूं या व्यवहार बदलने के लिए प्रेरित कर रहा हूं, यह मत करिए, डू नॉट मेक नॉइस, शोर न करें। मान लीजिए मैं भाषा इस प्रकार भी इस्तेमाल कर सकता हूं, प्लीज डू नॉट मेक दी नॉइस, प्लीज डू नॉट मेक नॉइस, कृपया शोर ना करें। इसमें यद्यपि कृपया लगा हुआ है, लेकिन मेरा भाव निर्देश देने का, मेरा भाव आदेश देने का है। तो ये प्रकार हो सकते हैं मेरे भाषा के प्रयोग के। इन समरी, द प्रिंसिपल यूजेस ऑफ लैंग्वेज कैन बी समराइज्ड एज, जिसको कहना चाहिए कि हम अगर इसको समराइज करने की कोशिश करें, हम संक्षिप्त में बात कहें, तो भाषा के प्रकारों को हम निम्न प्रकार से बता सकते हैं। इन प्रकारों से बता सकते हैं क्या क्या है? इंफॉर्मेटिव यानी कि सूचनात्मक, एक्सप्रेसिव यानी कि अभिव्यक्त्यात्मक, और डायरेक्टिव यानी कि निर्देशात्मक या आदेशात्मक। और इसके अनुरूप, इसके साथ साथ, इसके पैरेलल चलने वाले ग्रामेटिकल फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज की बात हम यदि करें, तो वो मूल रूप से 4 प्रकार के होते हैं। क्या चीज? फॉर्म्स 4 प्रकार की हैं, और उपयोग, मुख्य उपयोग, प्रमुख उपयोग 3 प्रकार के हैं। 3 प्रकार के उपयोग कौन कौन से हैं? इंफॉर्मेटिव यानी कि सूचनात्मक, एक्सप्रेसिव यानी कि अभिव्यक्त्यात्मक, और डायरेक्टिव यानी कि निर्देशात्मक या आदेशात्मक। और ग्रामेटिकल फॉर्म्स, इनकी व्याकरणीय प्रारूप क्या है इनके? डिक्लेरेटिव घोषणात्मक, इंटरोगेटिव प्रश्न करने की प्रकृति वाले प्रश्न सूचक, इंपेरेटिव आदेशात्मक, और एक्सक्लेमेटरी यानी कि विस्मय अभिव्यक्त करने वाले या विस्मयादि बोधक। There is no sure connection between the grammatical form of a passage and the use or uses it author intends. इन 2 बातों में, जैसे कि उसकी ग्रामेटिकल फॉर्म, उसकी व्याकरणीय प्रकृति कैसी है, उसका व्याकरणीय प्रारूप कैसा है, और पैसेज से कौन से अर्थ को प्रेषित उसका कहने वाला, लिखने वाला करना चाहता है, इन दोनों चीजों में कोई आवश्यक संबंध, कोई निश्चित संबंध, या कोई संबंध है भी या नहीं, यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता। कोई सी भी बात किसी भी फॉर्म में अभिव्यक्त हो सकती है, लेकिन इन दोनों में यह नहीं कह सकते कि इस प्रकार का भाषा का उपयोग भाषा के इस प्रकार से आवश्यक रूप से संबंधित है। उपयोग कैसा भी हो सकता है, और उसके साथ में इस्तेमाल किए जाने वाला, प्रयोग किए जाने वाला भाषा का प्रकार कोई भी हो सकता है। लैंग्वेज दैट सर्व्स एनी वन ऑफ द 3 प्रिंसिपल फंक्शंस, भाषा जो 3 मुख्य कार्यों में से, भाषा के 3 मुख्य कार्यों में से कोई सा भी कार्य संपादित करती है, वो कोई भी ग्रामेटिकल फॉर्म ले सकती है। हमने 3 भाषा के मुख्य प्रकारों की बात की, और 3 भाषा के मुख्य उपयोगों की बात की, और भाषा के ग्रामेटिकल प्रकारों की बात की। भाषा, कोई सा भी उपयोग भाषा का हम करें, वो किसी भी प्रकार की भाषा को एम्प्लॉय कर सकता है, काम में ले सकता है। देखिए, हमने अभिव्यक्ति की बात की, हमने विस्मय आदि की बात की, हमने इमोशंस की बात की। इमोटिव लैंग्वेज को, यानी कि हमारी संवेगात्मक भाषा को, इमोशन को हम कहते हैं संवेग, तो इमोटिव को हम कहते हैं संवेगात्मक, और इमोटिव लैंग्वेज को हम कहेंगे संवेगात्मक भाषा। हमें संवेगात्मक भाषा के बारे में थोड़ा सा ज्यादा जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए, क्योंकि देखिए, संवेगात्मक भाषा का अपना उपयोग है, अपना महत्व है, और अपना स्थान है। मनुष्य एक संवेगशील प्राणी भी है, किंतु तर्कशास्त्र का यदि कहीं मुख्य भेद आता है किसी भाषा से, तो वह संवेगात्मक भाषा है, क्योंकि प्राय हम
हमारे संवेगों से तर्क को धूमिल कर देते हैं और तर्क प्राय संवेगों के माध्यम से अभिव्यक्त नहीं हो सकता। तर्क को संवेगात्मक अभिव्यक्ति दे सकते हैं, लेकिन जहां पर संवेग होते हैं वहां तर्क के विकृत हो जाने की या तर्क के डाइल्यूट हो जाने की या तर्क से तर्केतर बात हो जाने की संभावना रहती है। तो हम इमोटिव लैंग्वेज को एक बार थोड़ा सा ज्यादा ध्यान से जानने की कोशिश करें। When language expresses an attitude, हमारी किसी प्रवृत्ति को या हमारी किसी फीलिंग को, हमारे किसी अनुभव को, हमारे किसी जिसको कहना चाहिए भावना को अभिव्यक्त करता है, हमारे जो शब्द उसमें प्रयोग होते हैं, जो वाक्य बनते हैं, वो हमारी किसी भावना के प्रेषक होते हैं या कम से कम उनका प्रभाव भावनात्मक होता है। हाय, बहुत बुरा हुआ। यहां मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर ठीक है कोई तथ्य मेरी नजर में है, लेकिन मैं उसको भावनात्मक रूप से प्रस्तुत कर रहा हूं। Words or phrases containing emotive impact function as emotive language। वह शब्द या वह अभिव्यक्तियां, भाषा के वह हिस्से जिनके अंदर एक संवेगात्मक कंटेंट होता है, जिनकी सामग्री संवेगात्मक होती है, उन्हें हम संवेगात्मक भाषा कहते हैं। तो शब्दों का संवेगात्मक प्रयोग कैसा होता है? Clever use of language can be deceptive or manipulative, and the careless use of language can lead to needless misunderstanding and disputes। देखिए, भाषा का एक चालाकीपूर्ण उपयोग भी हो सकता है और वह किसी मैनिपुलेशन के काम में, यानी कि वह किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम भाषा का एक चतुर प्रयोग कर सकते हैं। और हम दूसरी तरफ यदि भाषा का एक केयरलेस, लापरवाही पूर्ण प्रयोग यदि हम करते हैं, तो वह अनावश्यक मिसअंडरस्टैंडिंग्स को, कंफ्यूजन्स को और विवादों तक को जन्म दे सकता है ना। एक नासमझी, एक डिस्प्यूट, एक विवाद उससे पैदा हो सकता है। आई एम फर्म, देखिए इसका एक एग्जाम्पल आपकी पुस्तकों में भी दिया है। आई एम फर्म, एक ही बात को मैं किस किस तरीके से किन किन लोगों के ऊपर लागू करता हूं। आई एम फर्म, यू आर ऑब्स्टिनेट एंड ही इज अ पिग हेडेड फूल। बर्ट्रैंड रसल ने इस चीज को व्यक्त करने के लिए, इसकी व्याख्या करने के लिए इस फ्रेज को प्रयोग किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं एक ही प्रकार की प्रवृत्ति अलग अलग व्यक्तियों में किस प्रकार देखता हूं। मैं जब स्वयं के बारे में बात करता हूं तो उसको ग्लोरीफाई करने की कोशिश करता हूं। जब मैं सेकंड पर्सन के बारे में बात करता हूं तो मैं उसके बारे में कमोबेश न्यूट्रल, तटस्थ रहने की कोशिश करता हूं। और यदि मैं किसी ऐसे तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करता हूं जिसको मैं शायद इतना पसंद नहीं करता, तो मैं उसका कैसा एक, जिसको कहना चाहिए उपहासात्मक प्रयोग कर सकता हूं। अलग अलग शब्दों से एक ही प्रकार की प्रवृत्ति को अभिव्यक्त करता हूं, लेकिन उसमें मेरी भावना किस प्रकार बदलती हुई प्रतीत होती है। देखें आप, आई एम फर्म, मैं दृढ़ हूं। यू आर ऑब्स्टिनेट, आप सनकी हैं। और वह कैसा है? अड़ियल मूर्ख है, पिग हेडेड फूल कहा। देखिए, दृढ़ होने के बारे में ही मैं ये कह सकता हूं कि मान लीजिए मैं किसी काम को छोड़ नहीं रहा हूं, मैं किसी काम को पूरा करने के बगैर चैन नहीं लूंगा। मैं किसी काम में इस तरीके से लगा हुआ हूं कि मैंने ये निश्चय किया है कि मैं इसको पूरा करूंगा, और जब तक यह कार्य मेरा पूरा नहीं हो जाता मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा, मैं किसी दूसरे चीज की तरफ ध्यान नहीं लगाऊंगा। यह भी तो एक प्रकार से किसी चीज के ऊपर दृढ़ होना है। और मेरा यह मान लेना कि मैं इस काम को करके ही मानूंगा, मेरा यह संकल्प करना, दूसरा व्यक्ति मुझे इसके बारे में सनकी बता सकता है। और जब हम तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर सकते हैं तो हम कहेंगे कि यार बड़ा अड़ियल व्यक्ति है, मान ही नहीं रहा है, मतलब वो उस चीज के पीछे पड़ा हुआ है, वो किसी भी तरीके से ये प्रकरण उसको पूरा करना चाहता है। तो एक ही प्रकार की प्रवृत्ति है, लेकिन मेरी भावना कैसे इन तीनों प्रवृत्तियों को बदल देती है। यहां पर मैं एक भाषा का चतुर प्रयोग कर सकता हूं, ये एक केयरलेस प्रयोग भी हो सकता है। एक ही
प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति मैं दृढ़ हूं, आप सनकी हैं और वह एक अड़ियल मूर्ख है। ये बातें हम इस प्रकार के उदाहरण से समझ सकते हैं। अब देखिए, प्रॉपर्टी ऑफ इमोटिव लैंग्वेज, क्या जस्टिफिकेशन है, क्या हम इसके बारे में ये कह सकते हैं कि इसका कोई औचित्य है इमोटिव लैंग्वेज का। इमोशनली कलर्ड लैंग्वेज इज एप्रोप्रिएट इन सम कंटेक्स्ट। किन्हीं स्थितियों में, किन्हीं संदर्भों में इमोटिव लैंग्वेज यानी कि संवेगात्मक भाषा उपयोगी या महत्वपूर्ण हो सकती है। इन पोएट्री फॉर एग्जाम्पल, कविता में कविता में तो हम श्रृंगार की बात करते हैं, हम वीर रस की बात करते हैं, हम वात्सल्य की बात करते हैं, हम कविता में एक रसाभिव्यक्ति का या रसानुभूति का भी एक स्रोत भी है कविता, और अभिव्यक्ति का माध्यम भी है। तो हम कविता में किस प्रकार का एक इमोटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, कहने का मतलब हम हमारी किन्हीं भावनाओं को अभिव्यक्त करने की कोशिश करते हैं। या जब हम राष्ट्र प्रेम की कविताएं गाते हैं, यह ना अनेक प्रकार के गीत इस तरीके के हैं, वहां पर हम इमोटिव भाषा का प्रयोग करते हैं और वहां पर वह उपयोगी होता है, प्रासंगिक होता है, वहां पर उसका अपना महत्व होता है उस संदर्भ में। बट इट इज हाईली इनएप्रोप्रिएट इन अदर कॉन्टेक्स्ट। किंतु इसी प्रकार की संवेगात्मक भाषा अन्य संदर्भों में बड़ी जिसको कहना चाहिए कि विपरीत स्थिति उत्पन्न कर सकती है, वो वहां के लिए उपयुक्त नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल इन सर्वे रिसर्च, मान लीजिए कि मैं कोई फील्ड सर्वे कर रहा हूं और मेरे को कोई डेटा सैंपलिंग करनी है, मेरे को कहीं से कोई तथ्यात्मक आंकड़े जुटाने हैं। वहां पर यदि मैं काव्यात्मक भाषा का प्रयोग करूंगा या भाषा को बिल्कुल 1 to 1 सटीक प्रयोग, सटीक तथ्यात्मक प्रयोग नहीं करूंगा, केवल उतना ही नहीं लिखूंगा जितना कि जरूरी है, उससे ना कम ना ज्यादा, तो मुझे परेशानी हो जाएगी। वेदर वी शुड अवॉइड इमोटिव लैंग्वेज और रिलाई ऑन इट depends upon the purpose language is intended to serve in the context। मुझे संवेगात्मक भाषा का प्रयोग करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए, यह इस बात पर निर्भर करता है कि मैं कौन से संदर्भों में भाषा का प्रयोग कर रहा हूं। यदि मुझे देश के युवाओं को किसी आंदोलन के लिए आह्वान करना है, यदि मेरे को छात्रों को पढ़ने के लिए उनको मनोवैज्ञानिक रूप से प्रेरित करना है, तो शायद काव्यात्मक भाषा, शायद इमोटिव लैंग्वेज ज्यादा उपयोगी होगी। सिर्फ ये तथ्य बताने से देखो आप पढ़ लो, आप पढ़ोगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे तो आप अच्छे जॉब्स के लिए एलिजिबल हो जाओगे। एक तो तरीका ये हुआ बताने का। दूसरा मैं हो सकता है कि आपको आपके सुनहरे भविष्य के सपने बताऊं, और या हो सकता है कि मैं आपको उन कटु बातों का, उन कटु चीज़ों का आपके सामने उल्लेख करूं जो कि नहीं पढ़ने से आपके सामने उपस्थित होने का भय रहता है, या फिर आपको ये उलाहना दूं कि देखिए आपकी पढ़ाई लिखाई के ऊपर व्यक्ति, देश, समाज, सरकार कितना खर्च कर रही है और आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आपको अध्ययन करना चाहिए। यहां पर मैं भावनात्मक भाषा का प्रयोग कर सकता हूं। यदि मुझे आपकी बुद्धि को प्रभावित करना है तो मुझे कैसा करना पड़ेगा? मुझे संवेगात्मक भाषा के बजाय तथ्यात्मक, एक तार्किक भाषा की तरफ जाना पड़ेगा जो कम से कम संवेगात्मक हो। और यदि मुझे आपके हृदय को परिवर्तित करना है, यदि मेरे को कोई प्रभाव आपके हृदय पर डालना है, तो मेरे लिए संवेगात्मक भाषा, काव्यात्मक भाषा ज्यादा उपयोगी रहेगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह कंटेक्स्ट पर डिपेंड करता है कि किस प्रकार की भाषा अधिक उपयोगी है। संवेगात्मक भाषा उपयोगी कतई नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा रहा, नहीं कहा जा सकता। संवेगात्मक भाषा का अपना महत्व है, किंतु उसके संदर्भ अलग हैं, और कम से कम तर्क का संदर्भ, तार्किक संदर्भ संवेगात्मक संदर्भ नहीं होता है। लैंग्वेज एंड लॉजिक। In logic, we generally strive for language that is so far as possible free of the distortions that emotive meaning might induce। हम तर्कशास्त्र में सामान्यतया
ऐसी संवेगात्मक भाषा के प्रयोग से बचते हैं या हमें बचना चाहिए जो कि अर्थ को किसी दूसरी तरफ मोड़ दे, या टेक्निकली कहूं तो उसकी विकृति करने का काम कर सकता हो। हमें डिस्टॉर्शन से उसकी जिसको कहना चाहिए कि किसी अन्य अर्थ, जो वांछित अर्थ है, जो लक्षित अर्थ है, उसके अतिरिक्त यदि कोई अर्थ भाषा उत्पन्न करती हो तो ऐसी भाषा से हमको बचना चाहिए। अतः तर्कशास्त्र में हमें संवेगात्मक भाषा से बचना चाहिए। इन लॉजिक द लैंग्वेज मस्ट एज फार एज पॉसिबल रेफर टू फैक्ट्स, तथ्यों को इंगित करनी चाहिए, तथ्यों की समावेशी होनी चाहिए, तथ्यात्मक होनी चाहिए, एंड अवॉइड मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस एंड मीनिंग्स, और ऐसे शब्दों से, ऐसी भाषा से बचना चाहिए जिनकी एक से ज्यादा व्याख्याएं संभव हों या जिनके एक से ज्यादा अर्थ निकाले जा सकते हों। क्योंकि इसके कारण होता क्या है, संदिग्धार्थकता के या अनेकार्थकता के तर्क दोष हमारे तर्क में उत्पन्न हो जाते हैं। हम यदि इस संभावना से युक्त भाषा का प्रयोग करेंगे जिसके एक से अधिक अर्थ निकाले जा सकते हैं, तो हम प्राय एक बहुत तार्किक बात नहीं कर पाएंगे, हम तर्क की रचना ठीक से नहीं कर पाएंगे। अंग्रेजी साहित्य वाले इस चीज़ का एक उदाहरण देते हैं, अन्य भाषाओं में भी होंगे, लेकिन एक बात कही गई, इफ हिटलर वेंट टू वॉर ही वुड डिस्ट्रॉय अ ग्रेट नेशन। यदि हिटलर युद्ध में जाता है, युद्ध को इनवाइट करता है, युद्ध के लिए तत्पर होता है, तो वह एक महान राष्ट्र का नाश कर देगा। अपनी ही भावना में हिटलर ने यदि इसको सुना तो उसका जो रेफरेंट है वो दुश्मन देश बन गया है। यानी वह जिस देश के खिलाफ युद्ध लड़ने जा रहा है वह समझ रहा है कि वह उसको नष्ट कर देगा, उसको तबाह कर देगा। और जबकि दूसरा जो तर्कशास्त्री है, जो दूसरी तरफ से बात को कहने वाला है, वो ये कह रहा है कि यदि हिटलर युद्ध में गया तो वह एक महान राष्ट्र अर्थात वो जर्मनी को ही नष्ट कर देगा। इतिहास की बात है, क्या हुआ, लेकिन ये उदाहरण बड़े रुचिकर हैं। लेकिन क्योंकि एक से ज्यादा इंटरप्रिटेशन की गुंजाइश है, इसलिए इसको दोनों पक्ष अपने अपनी सुविधा के अनुसार समझते और इंटरप्रेट करते हैं, और इस बीच में तथ्य और सत्य कहीं खो जाते हैं। अतः तर्कशास्त्र में संवेगात्मक भाषा से बचते हुए जहां तक संभव हो तथ्यात्मक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ कि इमोटिव लैंग्वेज की तुलना हमने जो तर्कशास्त्र के लिए वांछित भाषा है उसके साथ में की। आप लोगों को ये लेक्चर सुन करके कुछ मुझे लगता है कि सीखने समझने में आसानी होगी। आप स्लाइड्स को साथ में रखते हुए इस लेक्चर को सुने, दोबारा सुने, और यदि आपको कहीं पर कोई जिज्ञासा है, कोई समस्या है तो मुझसे संपर्क करें। थैंक यू।